हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी। आज क्वेश्चन पेपर सेकंड जो हम कर रहे थे डी ट्रिपल एस बी का, उसका 5th पार्ट आज हम करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन 5 के क्वेश्चन आंसर जो रह गए थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे अपने। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने कर लिए थे, 81 से हमें करना है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है सोशल साइंस के, उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के, टीचिंग मेथडोलॉजी के आते हैं। ठीक है, तो फिर वो भी आज हम सॉल्व कर लेंगे इनके साथ ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेमोक्रेसी मेनली एम्फेसिस ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनमें से कौन से टाइप की जो डेमोक्रेसी है जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, एम्फेसाइज करती है मेनली। ठीक है, जोर देती है मुख्यतः। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, सेकंड है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी एंड थर्ड है सोशल डेमोक्रेसी। तो जो प्रक्रियात्मक डेमोक्रेसी है यानी कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो इंस्टीट्यूशन पे मेनली जोर देता है। इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था। ठीक है, संस्थाओं पर जोर देता है प्रोसीजर। जैसे कि इलेक्शन करवाने का के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ऐसे ही और भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। और जो एक रूल पे रेगुलेशन, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है कोई भी काम करने का। ठीक है, या जैसे इलेक्शन करवाने के प्रोसीजर जो होते हैं उनको फॉलो करके चलना, तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो मेनली किस पे जोर देती है, प्रोसीजर पे जोर देती है ना, प्रक्रिया पर जोर देती है। और यहाँ पे तो इसीलिए फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। जो सेकंड है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, ये बेसिकली बात करता है इस सत्तावाचक लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि जो लोग हैं उनको इक्वल पार्टिसिपेशन है ना, सबको समान अवसर की बात करते हैं यहाँ पे सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में। ठीक है, यानी कि लोगों को इक्वल शेयर मिलना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। और सोशल डेमोक्रेसी जो सामाजिक लोकतंत्र जो है वो समाज के भले की बात करता है, ऐसी लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत में इनमें से कौन सा स्थानीय स्वशासन की इकाई नहीं है, हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है यानी कि स्थानीय स्वशासन, जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन दिया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है ये सेल्फ गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये भी इसका ही हिस्सा है। नीति आयोग जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। नीति आयोग जो बेसिकली क्या है, वो जो हमारा योजना आयोग पहले था उसको, उसकी जगह पर नीति आयोग आया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, और जो फोर्थ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये भी सेल्फ गवर्नमेंट का, ये जो शहरों में होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल काउंसिल, ये कहाँ पर हमें मिलेगा, शहरों में, अर्बन एरियाज़ में मिलेगा। और पंचायती राज विलेजेस में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 टायर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। भारत में जो 3 टायर यानी कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है, इनमें से कौन से उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नगर पालिका। तो देखिए 3 लेवल है, एक आता है सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत। ठीक है, यानी कि विलेज लेवल जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्लॉक लेवल। ठीक है, और नेक्स्ट आता है फिर तीसरे पे डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो दिया है थर्ड नगर पालिका, ये अर्बन एरियाज़ में होता है। नगर पालिकाएँ कहाँ होती हैं, अर्बन एरियाज़ में, यानी शहरी क्षेत्रों में होती हैं। तो बाकी सिर्फ केवल 2 ही जो हैं वो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल ही इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन पहला जो है जिसमें 1 एंड 2 दिया हुआ है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, who campaigned to start the new political system of panchayat democracy in Nepal।
तो नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था? तो राजा महेंद्र ने यह अभियान चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द चाको वार स्टार्टेड? चाको युद्ध जो है वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो यहाँ पे जैसे करेक्ट आंसर हमें दिया ही हुआ है, 1932 में ये चाको वार जो है वो शुरू हुआ था। 1932 से लेके 1935 के बीच में ये वॉर जो है चला था। अब ये जो चाको है ये एक प्रोविंस है, एक शहर है जो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। और ये जो चाको वार है ये दो देशों के बीच में हुआ था, एक था बोलीविया और दूसरा था पैराग्वे। ठीक है, पैराग्वे और बोलीविया, इन दो देशों के बीच में ये वॉर चला था 1932 से लेकर 35 तक। ये जो चाको जगह है ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, which of the following part of the Indian Constitution deal with the amendments of the Constitution? यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है, कौन सा भाग है जो संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो पार्ट 20 जो है, पार्ट 20 जो है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। कौन सा आर्टिकल होगा? 368 आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 368 में हमें ये प्रावधान बताए गए हैं कि किस किस तरीके से संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच हैं? तो आर्टिकल और यहाँ पे उसके प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 41 जो है वो शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये करेक्ट है। आर्टिकल 342 ए जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ा हुआ है, ये भी करेक्ट है। 338 यहाँ पे लिखा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये रॉन्ग है क्योंकि 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर एससीज शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है। और जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, इसका जो आर्टिकल है वो है 338 बी, क्लॉज बी। ठीक है, और ऐसे ही एक और है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, इसका जो आर्टिकल है वो 338 ए क्लॉज जो है ये है। ठीक है, तो ये थर्ड जो हमारा ऑप्शन था इसमें गलत था, बाकी दो जो हैं वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो सही है। जो आर्टिकल 341 है इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। 341 आर्टिकल जो है इसमें ये दिया गया है, ये प्रोविज़न है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो किसी भी कास्ट या ग्रुप को, किसी कास्ट या ग्रुप को वो शेड्यूल कास्ट में शामिल कर सकते हैं, है ना, उसका दर्जा दे सकते हैं या उससे बाहर भी कर सकते हैं। ये अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और उसके लिए वो किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में किसी कास्ट या ग्रुप को वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ के गवर्नर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब बात करके और फिर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following article of the Indian Constitutions deal with the provisions as to judge of high courts? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो हाई कोर्ट के जज के प्रोविज़न से जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल 376 जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डैश प्रोविजंस? तो भारतीय संविधान का भाग 18 जो है वो किन प्रावधानों से संबंधित है? तो जो 18 भाग है वो इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति से संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। इस भाग 18 में 3 तरीके के आपातकाल हमें बताए गए हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, फिर सेकंड स्टेट इमरजेंसी एंड थर्ड जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो 352 आर्टिकल है इसका, स्टेट इमरजेंसी का 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जो दी हुई है वो 360 आर्टिकल में
दी हुई है, जो कि ये सारे के सारे इमरजेंसी किस भाग में दिए गए हैं, भाग 18 में, ठीक है, 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट मेंशन इन पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा राज्य जो है पार्ट 21 में भाग 21 में नहीं शामिल है। तो पंजाब जो है वो शामिल नहीं है। ये 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, 21 भाग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या दिया है, इसमें कुछ राज्य को ना कुछ टेम्प्ररी एक प्रोविज़न दिए गए हैं, कुछ मतलब उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं कुछ राज्य को, जैसे गोवा हो गया, असम हो गया, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर को भी दिया गया था, लेकिन फिर 370 को हटाकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इसी तरीके से कई सारे राज्य को स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसमें पंजाब शामिल नहीं है, ठीक है, इस भाग में। तो यहाँ हमारे सोशल साइंस के क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के ख़त्म होते हैं। यहाँ से 10 क्वेश्चन जो हैं 91 से वो टीचिंग मेथडोलॉजी के हैं, जिसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सोशल स्टडीज़ सीक्स सोशल यूटिलिटी, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है वो सामाजिक उपयोगिता की खोज करती है। तो यूटिलिटी जो है वो एक क्वांटिटेटिव वर्ड है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि जो सामाजिक अध्ययन है वो समाज की वैल्यूज़ और समाज में लोगों के बीच में समाज में जो संबंध है उसको समझाने की कोशिश करता है, सामाजिक जो इश्यूज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं इससे, ठीक है। तो यूटिलिटी से ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है इसलिए गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सोशल साइंसेज रिप्रेजेंट एन अडल्ट अप्रोच। तो जो सोशल साइंस है एक वयस्क दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, मतलब हमें चीज़ों को समझने में मदद करता है ना। और सोशल स्टडीज़ जो है वो इट कंसर्न विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर, यानी कि मानवीय संबंधों को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमें देखने में मदद करता है। और सोशल साइंसेज जो हैं वो आर स्टडीज़ थ्रू आइडियलिस्टिक अप्रोच। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है कि जो सोशल साइंस है वो एक आइडियलिस्टिक यानी कि आदर्श दृष्टिकोण या आदर्श उपागम के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो तीन ये जो हैं ये तीनों तो करेक्ट हैं, लेकिन ये जो पहला जो है वो करेक्ट नहीं है, इसीलिए आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल फीचर ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड सोशल साइंस क्लास। यानी लर्नर सेंटर्ड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित, यानी जो बच्चे हैं उनको केंद्र में माना जा रहा है ना, लर्नर्स को केंद्र मानकर सोशल साइंस की क्लास में कि क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए। तो गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक से जो हमारे पाठ्यक्रम है, हमारी पुस्तकें हैं, उससे उसके अलावा भी चीज़ों को समझना, ठीक है। तो ये करेक्ट है, जिसमें बच्चे फ्री हैं ये चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है। क्रिएटिंग स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन इनटू सोशल इश्यूज़, और उनको एक स्पेस मिल जा रहा है, एक मतलब सामाजिक मुद्दों पर जो मुद्दे हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करने का है ना, उनको समझने का। और यूजिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3 करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, डिसीजन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय असेसमेंट। तो जो असेसमेंट होता है यानी आकलन या अवलोकन आकलन जो होता है, आकलन से प्रभावित कौन से निर्णय जो हैं वो आकलन से प्रभावित होंगे। तो जो आकलन होता है बच्चों का, उसमें एडवांसमेंट, इंस्ट्रक्शनल नीड और ग्रेड्स, ये तीनों ही चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो जो भी उस बच्चे के या लर्नर के बारे में डिसीज़न होंगे, ठीक है, वो ये तीनों चीज़ें ही वो प्रभावित करेंगी कि कितना उसने उन्नति की है, कितना एडवांसमेंट है, किस तरीके की इंस्ट्रक्शनल नीड है और क्या ग्रेड है, ये असेसमेंट से पता चलता है। और फिर एक पर्टिकुलर निर्णय पर हम पहुँचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा जो है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है,
फीचर है। तो प्रमोशन क्लास इंस्ट्रक्शन, एक इफेक्टिव क्लासरूम जो है, एक प्रभावी कक्षा जो है वो मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो प्रमोटिंग क्लासरूम इंटरेक्शंस, बिल्डिंग कॉग्नियल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, मेंटेनिंग हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये तीनों ही सही है, यानी कि अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना और स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना। तो ये तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो हमें बता रहे हैं कि एक प्रभावी कक्षा के क्या क्या पहलू हो सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, विजुअल आर्ट इज़ अबाउट कम्युनिकेटिंग एंड डैश। तो विजुअल आर्ट जो है यानी कि दृश्य कला जो है वो किसको संचालित करता है, किन की क्या क्या चीज़ें हमें बताता है। तो विजुअल आर्ट जो है हमारे आइडिया को भी कम्युनिकेट करता है, कॉन्सेप्ट को भी समझाता है और इमोशन को भी समझाता है। तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, यानी विचार, संकल्पना और भावना तीनों को ही दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में कौन सा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं या अपने में ही रहते हैं ना, ज़्यादा बाहरी चीज़ों से नहीं जुड़े होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बाहर लोगों से बात करना, बाहर जाना, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, लाइक टू वर्क अलोन, इंट्रोवर्ट। तो जो लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं उनको इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव डाटा, तो यहाँ पे बोला है वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित होना, तो ये अंतर्मुखी कहलाता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा अटपटा सा है और रॉन्ग भी है। फ्री फ्रॉम वरीज, जो चिंताओं से मुक्त होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है, ये भी सही है। और फ्लुएंट इन स्पीच, जो फ्लुएंट हो स्पीच में वो एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन सही है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा गया था हमसे। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं। इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पर सबको एक साथ लेके, है ना, बिना किसी उनके साथ भेदभाव किए सबको एक साथ लेकर जो शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर चाहे वो पुअर हो रिच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उन सबको एक साथ ही रखा जाता है। या फिर जो बच्चे स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनको भी नॉर्मल चाइल्ड के साथ ही पढ़ाया जाता है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। ठीक है, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट दिए हैं, दो स्टेटमेंट दिए, दोनों को पढ़ लेते हैं। इट कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, तो जो समावेशी शिक्षा है ये गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करती है, तो बिल्कुल सही है ना, कि गरीबी और एक्सक्लूजन जो होता है, एक्सक्लूजन यानी कि बहिष्कार, यानी कि जो बच्चे एक साथ रहकर भी अपने आप को अलग महसूस करते हैं, तो उस चीज़ को तोड़ने में बहुत हेल्प करता है ये। और इट प्रमोट्स वाइडर इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और ये राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्तियों के व्यापक समावेश को बढ़ावा देता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट मेजर्स द गवर्नमेंट शुड टेक फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो सरकार जो है क्या चीज़ क्या क्या करेगी, क्या मेजर्स लेगी वुमेन और गर्ल्स यानी कि महिलाओं और लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सशक्तिकरण के लिए। तो इट प्रोवाइड फाइनेंस टू गर्ल्स एजुकेशन ऑन प्रियोरिटी बेसिस, यानी कि जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा को प्राथमिकता के लिए वित्त प्रदान करना, वित्त सहायता प्रदान करना, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और मेकिंग प्रोविज़न फॉर इंसेंटिव लाइक फ्री बुक्स स्कॉलरशिप, तो ऐसे प्रोविज़न भी करे, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं भी करे जिसमें बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और ये सारी चीज़ें दी जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे कि लड़कियां आगे पढ़ सके, उनको
सशक्तिकरण उनका हो सके, ठीक है, वो आगे जॉब कर सके, पढ़ सके और अपने आप अपना विकास कर सके। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following are not the evidence of multilinguality of India? यानी कि भारत में बहु भाषा के प्रमाण को नहीं दर्शाता है, इनमें से कौन सा नहीं दर्शाता है? तो ये पूछा गया हमसे। तो मूवीज़, रेडियोज़, स्कूल्स, इन सभी जगह देखेंगे तो मल्टीलिंगुअलिटी का इस्तेमाल होता है। इन मल्टीलिंगुअलिटी यानी बहुभाषा के प्रमाण हमें दिखते हैं, है ना। फिल्में हो तो बहुत सारी भाषाओं में हम देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेडियो में भी अलग अलग भाषाओं में रेडियो चैनल चलते हैं। स्कूल्स में भी कई सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही मल्टीलिंगुअलिटी के एविडेंस को, प्रमाण को दर्शाते हैं। तो इसीलिए जो ऑप्शन है डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 एंड नॉर 3। क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा था तो इसीलिए ये तीनों तो दर्शाते हैं इस चीज़ को, तो इसीलिए ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग? तो लैंग्वेज लर्निंग का कौन सा मेथड असेसमेंट का नहीं है, ठीक है। उस लैंग्वेज लर्निंग के में आकलन की विधि नहीं है। तो ये दोनों ही विधियां हैं, इसीलिए जो ऑप्शन जो है वो 4 हो जाएगा, ओरल टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि किसी का ओरली टेस्ट लेकर हम उसका लैंग्वेज किस तरीके की है, कितना मतलब उसको आ गया है, ये असेस कर सकते हैं। और उसको ऑब्ज़र्व करके भी, है ना, उसका अवलोकन करके भी हम ये पता लगा सकते हैं कि लैंग्वेज का कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग का। तो ये तो दोनों विधियां हैं, दोनों मेथड हैं उस असेसमेंट का, तो हमें पूछा नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे ये 2021 का था, ठीक है, 2021 सितंबर का था, ठीक है ना, 6 सितंबर का था, सेकंड शिफ्ट का कर रहे थे। अब आगे हम इसके आगे के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।